अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो मीर अमन और बागो बहार। मीर अमन की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा है इसमें, और उन्होंने जो किताब लिखी है दास्तान बागो बहार, इसके हवाले से इसमें बात करूँगी। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मकबूल किताब है, और ये फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का आसान ज़बान में तर्जुमा है। ये जो किताब थी फ़ारसी की, जिसका नाम था चहार दरवेश, उसका क्या है, आसान ज़बान में तर्जुमा है। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने इसे बहुत आसान बल्कि आम बोलचाल की ज़बान में लिखा और बागो बहार नाम रखा, और ये किताब 1802 ईस्वी में मुकम्मल हुई। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कायम हुआ और 1814 ईस्वी तक इसकी हैसियत एक जिंदा अदारे की रही, और 1854 ईस्वी में इसका बाज़ाब्ता तौर पर ख़ात्मा हुआ। कॉलेज की इस 54 साला ज़िंदगी में 19 अहले कलम ने कमोबेश 60 किताबें तैयार की, लेकिन शहरत दवाम इनमें से सिर्फ मीर अमन की बागो बहार को हासिल हुई। लेकिन सबसे जो शहरत हुई, जिस किताब को मिली, वो मीर अमन की बागो बहार को मिली, क्योंकि जदीद उर्दू नसर की बुनियाद बागो बहार के असलूब पर ही रखी गई। गालिब ने जब उर्दू मकतूब निगारी की तरफ तवज्जो की तो बागो बहार का असलूब इनके पेश नज़र था। शायद ये इस किताब के गहरे मुताले का ही असर था कि सादगी में जो जादू है उसके वो भी पूरी तरह कायल थे। अब जब गालिब ने मकतूब निगारी की तो उनके जहन में भी बागो बहार के जो है असलूब जो था वो उनके जहन में था, और वो जानते थे कि सादगी में बहुत जादू है, सादगी ज़बान में बहुत जादू है। इसीलिए उन्होंने भी ख़त जो लिखे हैं अपने, वो बहुत आम और सादा अल्फाज में है। इसके वो भी पूरी तरह कायल थे। सर सैयद ने जब उर्दू में इल्मी ज़बान को रिवाज दिया तो खतूत गालिब की रिवायत इनके सामने थी। सच तो ये है कि मीर अमन की बागो बहार ना होती तो गालिब के उर्दू खतूत ना होते, और ये दोनों चीज़ें ना होती तो सर सैयद की इल्मी नसर भी जन्म ना लेती। आइए अब मीर अमन और बागो बहार के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करें। मीर अमन के हालात ज़िंदगी तारीकी के पर्दे में गुम है। अब इनकी जो हालात ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी के बारे में जो बातें हैं वो ज़्यादा मालूम नहीं है। इनके बारे में हमें बहुत कम बातों का इल्म है, और जो कुछ मालूम है इसकी बुनियाद वो तिश्ना मालूम है जो खुद उन्होंने बागो बहार के दिबाचे में अपने बारे में फराहम की है। बागो बहार के दिबाचे में यानी जो पहला पेज होता है, जो अपने बारे में राइटर अपने बारे में लिखता है, उसी में जो उन्होंने लिखा है वही मालूम है मीर अमन के बारे में। मीर अमन के बारे में सिर्फ इतना पता चलता है कि इनके बुजुर्ग मुग़ल बादशाह के अहद हुकूमत से शाह आलमगीर सानी के ज़माने तक दरबार शाही से वाबस्ता रहे, और खानाजाद मरसी व मुनसिबदार कदीमी कहलाए। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने शहर दिल्ली को ताराज कर दिया, और सूरजमल जाट ने इसकी मरसी जायदाद पर कब्जा कर लिया। तो मीर अमन इस शहर को, जिसमें इनका नाल गड़ा था, खैरबाद कह के अजीम आबाद पटना बिहार चले आए। कुछ अरसा यहाँ रहे, मगर रोजगार की कोई सूरत ना बनी। आखिरकार यहाँ से तनहा कश्ती में सवार होकर कलकत्ता पहुँचे। कुछ दिनों बेरोजगार रहे। फिर नवाब दिलावर जंग ने अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खान का तालीक मुकर्रर कर दिया। बज़ाहिर यहाँ निबाह ना हुई। तकरीबन 2 बरस बाद मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिया जॉन गिलक्रिस्ट तक रसाई हुई। अब इनकी रसाई किसके ज़रिया हुई? मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिया। किनसे रसाई हुई? जॉन गिलक्रिस्ट से। और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिल गई, और उनको फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिल गई। मीर अमन ने गिलक्रिस्ट का जिक्र बड़ी शुक्रगुजारी और एहसानमंदी के साथ किया, और लिखा है कि ताला की मदद से ऐसे जवां साल मर्द का दामन हाथ लगा है, चाहिए कि दिन कुछ भले आवे, नहीं तो ये भी
غنیمت ہے کہ ایک ٹکڑا کھا کر پاؤں پھیلا کر سو رہتا ہوں۔ اب ان کی کیا ہے، یہ بہت شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں نوکری ملی، اور گھر میں 10 آدمی چھوٹے بڑے پرورش پا کر دعا اس قدر دعا کو کرتے ہیں خدا قبول کرے۔ کالج قائم ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد میر امن اس کے مصنفین میں داخل ہو گئے، اور جب کالج قائم ہوا تو میر امن ان کے مصنفین میں داخل ہو گئے، کیونکہ جب کالج قائم ہوا تھا تو اس وقت پورے ملک بھر سے ہندوستان ادیب کو بلایا گیا تھا وہاں پر بک لکھنے کے لیے، کتاب لکھنے کے لیے، کیونکہ جب کالج قائم ہوا تو وہاں پر انگریزوں کو اردو سکھانے کی بات آئی۔ جب اردو سکھانے کی بات آئی تو اس وقت کوئی ایسی کتاب ڈھنگ کی نہیں تھی جس سے انگریز جو فوجی تھے جو یہاں پر حکومت کر رہے تھے ان کو اردو سکھائی جاتی۔ اس لیے جان گلکرسٹ نے سوچا کہ جو ملک کے جتنے بھی ادیب ہیں وہ یہاں آئے اور یہاں پر آ کر کتاب لکھیں، تو اس وقت بہت سارے ادیب انہیں وہاں پر کتاب لکھی، لیکن سب سے زیادہ شہرت میر امن کے باغ و بہار کو ملی۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر باغ و بہار لکھی اور انہی کے ہدایت کے مطابق اس کے لیے بول چال کی عام زبان اختیار کی۔ اب جب یہ کتاب لکھی گئی تو انہوں نے ہدایت کی تھی جان گلکرسٹ نے کہ یہ بالکل عام بول چال کی زبان میں لکھی جائے، اور یہ بالکل عام بول چال کی زبان میں لکھی گئی۔ یہ کتاب 1802 عیسوی میں مکمل ہو گئی اور طباعت کے لیے پریس بھیج دی گئی۔ اس کے بعد وہ گنج خوبی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب چند برس اس طرح گزرتے ہیں کہ میر امن کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ درست نہیں۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 جون 1806 عیسوی کو کالج کے ایک طالب علم نے شکایت کی کہ میر امن نے اسے پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ میر امن سے باز پرس کی گئی، جس پر انہوں نے اپنی قبرصنی یعنی بڑھاپے کا عذر کیا، اس لیے ان کی واجب تنخواہ اور 4 مہینے کی مزید تنخواہ حق خدمت کے طور پر ادا کر کے انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا، کیونکہ وہ بڑھاپے میں آ گئے تھے، ان کے بہت ساری بیماری لگ گئی تھی، تو اسی لیے انہیں کہا گیا کہ تنخواہ ان کا جو دیا گیا تھا واجب تنخواہ اور 4 مہینے کا مزید تنخواہ دے کر ان کی خدمت کے طور پر کچھ ایکسٹرا تنخواہ دے کر انہیں سبکدوش کر دیا گیا، یعنی انہیں ریٹائر کر دیا گیا۔ بہت بوڑھے تو وہ ہو ہی چکے تھے، ہو سکتا ہے 2-1 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ سبکدوشی کے واقعے کے بعد کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ میر امن شاعر بھی تھے اور لطف تخلص کرتے تھے۔ میر امن شاعر تھے، شاعری بھی مطلب نظم غزل بھی انہوں نے لکھی ہے، اور ان کا جو تخلص تھا وہ لطف تھا، لطف تخلص کرتے تھے، مگر تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر شاید ضروری نہیں سمجھا، ورنہ ان کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ باغ و بہار میر امن کا وہ کارنامہ ہے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ یہ ان کی توازات تصنیف نہیں، فارسی کے ایک بے حد مقبول قصے چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ یہ جو باغ و بہار میر امن نے لکھا تو یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ ان کے نام کو ہمیشہ یہ زندہ رکھے گا، حالانکہ یہ ان کی اپنی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فارسی کی کتاب ہے جس کا نام ہے چہار درویش، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں میر امن فرماتے ہیں کہ یہ قصہ چہار درویش کا ابتدا میں امیر خسرو دہلوی نے اس تقریب سے کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء زری زر بخش جو ان کے پیر تھے اور درگاہ ان کی دلی میں قلعے سے 3 کوس لال دروازے کے باہر مٹیا دروازے سے آگے لال بنگلے کے پاس ہے۔ ان کی طبیعت مندی ہوئی، تب مرشد کا دل بہلانے کے واسطے امیر خسرو یہ قصہ ہمیشہ کہتے اور تیمارداری میں حاضر رہتے۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل صحت کے دن یہ دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ جب سے یہ قصہ فارسی میں مروج ہوا۔ یہ بیان تو غلط ہے کیونکہ یہ قصہ امیر خسرو کی تصنیف نہیں، اسے بہت پہلے کا ہے، مگر اتنی بات ضرور سچ لگتی ہے کہ کسی درویش کامل کی دعا اسے ایسی لگی کہ آج تک اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین باغ و بہار کی تکمیل سے تقریباً 30 برس پہلے قصہ چہار درویش کو فارسی سے اردو میں منتقل کر چکے تھے، کیونکہ یہ جو قصہ چہار درویش تھا یہ فارسی میں تھا، اور میر محمد حسین عطا خان نے اسے
उर्दू में मुंतकिल किया था। तहसीन एक मायानाज खतात भी थे और मुरस्सा रकम के खिताब से सरफराज थे। इस मुनासबत से उन्होंने किताब का नाम इंशाए नौ तर्ज मुरस्सा रखा, मगर इसने नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से शहरत पाई। इस किताब की इबारत फारसी आमेज और इंतहाई मुरस्सा है। इस्तारा व तशबिया की भरमार है। ज़बान ऐसी पुरतसन्ना है कि मौलवी अब्दुल हक के अल्फाज में बाज़ औक़ात पढ़ते पढ़ते जी मतलाने लगता है। ऐसी किताब कॉलेज के तालिब इल्मों के लिए कैसे मौजू हो सकती थी। गुलकरिश ने इसे आसान और आम फहम ज़बान में मुंतकिल करने की हिदायत दी। फारसी चहार दरवेश भी मीर अमन के सामने रही होगी, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा को ही सामने रखा और अपनी किताब के सरवरक पर इसका एतराफ़ करते हुए लिखा, बागो बहार तालीफ किया हुआ मीर अमन दिल्ली वाले का माखुज इसका नौ तर्ज मुरस्सा के वो तर्जुमा किया हुआ अता हुसैन खान का है। फारसी क़स्सा चहार दरवेश से है। मीर अमन बागो बहार के दिवाचे में लिखते हैं, खुदाबंद नेमत साहिब मुरव्वत नजीबों के कदरदान जॉन गिलक्रिस्ट साहिब ने कि हमेशा इकबाल इनका ज़्यादा रहे, जब तक गंगा जमुना बहे, लुत्फ से फरमाया कि इस किस्से को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में जो उर्दू के लोग हिंदू मुसलमान औरत मर्द लड़के बाले ख़ास वाम आपस में बोलते चालते हैं तर्जुमा करो। वाकिफ हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। अब जॉन गिलक्रिस्ट ने कहा कि ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान में इसे तर्जुमा करो, जो यहाँ के लोग बोलते हैं आपस में, जो हिंदू मुसलमान बोलते हैं, जो औरत मर्द लड़के वाले जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसी ज़बान में इस किताब का तर्जुमा कीजिए। मीर अमन गिलक्रिस्ट का हुक्म बजा लाए। दिल्ली के रहने वाले थे, बोलचाल की ज़बान पर कुदरत रखते थे और इस पर फ़ख्र करते थे। उन्होंने अवामी ज़बान में पूरी किताब लिख दी जो जदीद उर्दू नसर का संग बुनियाद साबित हुई। बागो बहार का असलूब, आप देखते हैं कि बागो बहार का असलूब क्या है, लिखने का अंदाज क्या है, ज़बान व बयान कैसी है। उर्दू नसर की तारीख़ में बागो बहार को बेमिसाल अहमियत हासिल है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन बागो बहार में पहली बार अफसाने की हल्की सी झलक नज़र आती है। इसमें एक बादशाह और 4 दरवेशों की कहानियाँ पेश की गई हैं, जिन्हें तमहीद और ख़ात्मे के ज़रिए आपस में जोड़ दिया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि ये एक दास्तान नहीं बल्कि 5 कहानियों का मजमुआ है। गोया ये उर्दू अफसाने की सुबह का अज़ीब है। दूसरी ख़ास बात यह है कि इस किताब में दिल्ली की तहजीब व माशरत की मुकम्मल मुरक्का कशी नज़र आती है। किसी शहरों दियार का जिक्र किया जा रहा हो, मगर बचश्मे गौर देखिए तो दिल्ली के दरो दीवार पेश नज़र हो जाते हैं। ये दोनों बातें हम अहम सही, मगर बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी इसका असलूब बयान है। उर्दू नसर का पहला शाहकार बागो बहार है। इससे पहले भी उर्दू नसर में किताबें मौजूद थीं, मगर इनका अंदाज मसनूई, ज़बान गंजलक और फारसी आमेज थी। बागो बहार आसान, सादा और आम फहन ज़बान का पहला नमूना है। आगे चलकर उर्दू नसर ने जो राह इख्तियार की, इसका पता इसी किताब ने दिया था। गालिब ने अपना चिराग मीर अमन के चिराग से ही जलाया। मतलब ये कि मीर अमन ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी, इसकी ज़रा निखरी हुई शक्ल में गालिब ने ख़त लिखे और सर सैयद के इल्मी नसर के लिए रास्ता हमवार कर दिया। मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इस किताब के लिए आम बोलचाल की ज़बान का इंतखाब किया था। बोलचाल की ज़बान तहरीरी ज़बान, या यूं कहना चाहिए कि किताबी ज़बान से मुख्तलिफ होती है। तहरीरी ज़बान में क़वायद यानी ग्रामर की पाबंदी की जाती है। जुमले और फ़क़रे मुकम्मल होते हैं। रख रखाव का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इन सब बातों से ज़रा बहुत तकल्लुफ़ और थोड़ा सा तसन्ना तो पैदा हो ही जाता है। बोलचाल की ज़बान में ये पाबंदियाँ नहीं होती। बातों में चश्म आबरू के इशारे भी बहुत काम करते हैं और बहुत से लफ्ज़ महजूफ हो जाते हैं।
मतलब ये कि कम हो जाते हैं। फ़क़रे छोटे छोटे होते हैं। दो फ़क़रों को जोड़ने वाले लफ्ज़ अक्सर खारिज कर दिए जाते हैं। आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मीर अमन ने यही ज़बान इस्तेमाल की जैसा कि इनका दावा है। जो लड़के वाले आम ख़ास बोलते चालते हैं, इसी मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। इसके लिए उन्होंने जो वसाइल इख्तियार किए, मतलब ये कि जो तरीक़े अपनाए, इनकी तफसील मिसालों के यहाँ पेश की जाती है। नंबर 1 है लफ्ज़ों की तकरार, जैसे घर घर, मोहल्ले मोहल्ले और ताबे महमल जैसे रोता धोता पकड़ धकड़ का इस्तेमाल। मिसाल, बस दिन के अरसे में हर्ज मर्ज खींचता हुआ शहर नीम रोज में जा पहुंचा। जितने वहां आदमी हजारी और बाजारी नजर पड़े स्याह पोश थे। जैसा अहवाल सुना था अपनी आंखों से देखा। पहली तारीख सारे लोग इस शहर के छोटे बड़े लड़के बारे उम्रा बादशाह औरत मर्द एक मैदान में जमा हुए और फरमाया कि अहवाल शहजादे के तालों का देखो और जांचो और जन्म पत्री दुरुस्त करो और जो कुछ होना है हकीकत पल पल घड़ी घड़ी और पहर पहर और दिन दिन महीने महीने बरस बरस के मुफस्सिल हुजूर में करो। सारा बदन मेरा पोंछ पाँच कर खून खाक से पाक किया और शराब से धो धाकर जख्मों को टाँके मरहम लगाया। इजाफी और तौज़ीफ़ी तरकीबों को इस तरह सहल बनाया, इजाफत को तर्क करके का के की इस्तेमाल किए। मसलन हुक्म हाकिम की जगह हम कहीं हाकिम का हुक्म या हुक्म हाकिम का। मिसाल, बमो जब हुक्म बादशाह के इस आधी रात में कि ऐन अंधेरी रात थी, मलका को एक मैदान में कि वहां परिंदा पर ना मारता था, इंसान को तो जिक्र क्या है, छोड़कर चले आए। मुहावरों और घरेलू कहावतों का इस्तेमाल। अब मुहावरों और घरेलू कहावतों का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे हुआ है देखिए। मिसाल, ऊंट चढ़े कुत्ता काटे, इधर चौकी डोमनी गाय ताल बेताल। जो मर्द निखट्टू होकर घर सीता है, इसको दुनिया के लोग ताना महना देते हैं। चौथा, हिंदी अल्फाज के बेतकल्लुफ इस्तेमाल नजर आता है। मिसलन राह बाँट, जन्मभूमि, संगत, ज्ञान, बैराग, बैरो वगैरह। मतरूक अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो अब बोले या लिखे नहीं जाते, जैसे कभो, किधर, इधर, उधर, तलफना, जावे वगैरह। ऐसे तशबीहों का इस्तेमाल जो बिल्कुल सामने की हैं और नसर के लिए मौजू हैं, क्योंकि इनसे ख्याल रोशन हो जाता है। मिसलन फूल सा बदन सूख कर कांटा हो गया और वो रंग जो कुंदन सा दमकता था। आम फहम इस्तारात जैसे फर्जिंद की जिंदगानी का फल है, इसकी किस्मत के बाग में ना था। बाद शेरी वसाइल से भी काम लिया क्योंकि वो इस ज़माने का चलन था। कहीं कहीं सनाया बदाया का इस्तेमाल नज़र आता है, जैसे सब कुछ दिया, अंधेरे घर का दिया ना दिया। ये बात सुनकर सुन हुआ इहाम है ये, जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ, तूने मुझे निहाल किया। रियाती लफ्जी। मीर अमन ने तहसीन के बरक्स तसन्ना तकल्लुफ अबारा ताराई से तो परहेज किया, लेकिन कहीं कहीं सजा और काफिये का एहतमाम किया है। मिसाल, मैंने कहा अजी फिर कब मुलाकात होगी, ये तुमने क्या गजब की बात सुनाई। अगर जल्द आओगी तो मुझे जीता पाओगी, नहीं तो पछताओगी। अगरचे हर तरह का आराम था पर दिन रात चलने से काम था। 10वां तकल्लुम का अंदाज। बातचीत का लबो लहजा तर्ज तखाती बागो बहार के असलूब की सबसे नुमाया खुसूसियत है। गुमान होता है कि हम कहानी पढ़ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। मीर अमन कारी बल्कि कहना चाहिए कि नाजिर को किसी हालत में नज़रअंदाज नहीं करते। किस्सा सुनाने के दौरान कान धरकर सुनने की फरमाइश करते हैं। एक जगह फरमाते हैं, अब खुदा के कारखाने का तमाशा सुनो। इस सिलसिले के बाद इक़्तबास मुलाहिज़ा हूँ। खुदाबंद आप कदरदान हैं, हाजत अर्ज करने की नहीं, इलाही तार इकबाल का चमकता रहे। महज साहब की मुलाकात की आरजू में यहाँ तक आया हूँ। कहने लगा, अहमक तू क्यों रोता है? बोला, अरे जालिम, ये तूने क्या बात कही, मेरी बादशाहत लुट गई। और इस तरह का तखातिब सुन
اے جوان دانا سن اے عزیز اے بادشاہ یہ جواں مرد جو داہنی طرف کھڑا ہے۔ یہ ہے میر امن کے نثر کی خصوصیات۔ یہاں اختصار کے خیال سے صرف 10 اہم خصوصیات کا مجمل بیان کیا گیا۔ سید عبداللہ نے میر امن کی باغ و بہار کو زندہ کتاب اور اس کے اسلوب کو زندہ اسلوب کہہ کر عقیدت کا وہ خراج پیش کیا ہے جس کے وہ بلا شبہ حقدار ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے یہ نوٹس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پر نوٹس چاہیے تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بناؤں گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔